नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास से संबंधित ये प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हूं। यहाँ पर आप प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक के संपूर्ण क्वेश्चनों का समावेशित स्वरूप यहाँ पर देखोगे, जहाँ पर आपके महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमोधभूति किस राजवंश का सबसे शक्तिशाली यह शासक था, ये आपको बताना है। जिस समय उत्तराखंड में शासन व्यवस्था चली थी, शासक राज किया करते थे, तो उस समय अमोधभूति एक राजवंश था। ये इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक उत्तराखंड में माना जाता है। ये कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, अब वहीं अगर देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। मौखरियों के बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो राजवंश उत्तराखंड में जिसने अपने आप को स्थापित किया वो कौन सा ऐसा राजवंश था। ठीक है, ये आपको वर्धन ये राजवंश था। ठीक है, इन्होंने उत्तराखंड में क्या करा, अपना स्थापत्य अपनी सत्ता को स्थापित करा। अब वहीं तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड के किस राजवंश को परमार्थ ऐतिहासिक राजवंश ये माना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये जो राजवंश माना जाता है आपके, ये कार्तिकेय पूर्व राजवंश को माना जाता है। सबसे ऐतिहासिक या सबसे पुराना राजवंश कार्तिकेय पूर्व को माना जाता है। ठीक है, वहीं पर आप इसी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न देखिए, कार्तिक पूर्व राजाओं की जो राजभाषा क्या थी, ये आपको बताना है। उनकी जो राज्य भाषा, जिस प्रकार से आज हम कह रहे हैं कि हमारी राज्य भाषा के तौर पर जैसे हम संस्कृत को देखें, अगर हम राज्य की अगर हम मूल भाषा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके संस्कृत क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपकी गढ़वाली होगी, कुमाऊनी होगी। उसी प्रकार से कार्तिकेय राजाओं की जो राजभाषा हुआ करती थी वो आपकी संस्कृत हुआ करती थी। इसीलिए हमारे जो उत्तराखंड राज्य की जो भाषा है संस्कृत, ये आपकी क्या है, जो सेकंड लैंग्वेज में रखा गया है, ये आपकी संस्कृत को रखा गया है, इसीलिए रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं पर ही पांचवें नंबर का प्रश्न। देखिए, उत्तर गढ़वाल के पवार शासकों की जो प्रथम राजधानी ये कौन सी थी। इन लोगों की जो प्रथम राजधानी किस जगह पर इन्होंने स्थापित की थी, ये चांदपुर गढ़ ये थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफ़े क्वेश्चन बना भी है। देखिए, वहीं छठा नंबर का प्रश्न, इस छठे नंबर का प्रश्न देखिए, बैजनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, किस शासक द्वारा बनाया गया था। ये भूदेव द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन बनता है आपको, ये क्वेश्चन का समावेशी स्वरूप ऐसा पूछा जाए, भूदेव द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आपके उसमें आ जा सकता है, आपके जागेश्वर दिया जाए, कटारमल दिया जा सकता है, बैजनाथ दिया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि भूदेव द्वारा बैजनाथ का मंदिर को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, सातवें नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए परमार वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। बहुत दफे क्वेश्चन बना है, इसलिए ये प्रश्न जिसे आता है वेल डन, जिसे नहीं आता है वो आप नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, कनकपाल है जो परमार राजवंश का क्या है संस्थापक, इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। वहीं पर 8वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1223 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये आपको बताएं। देखिए, हम तो बात करते हैं 1790 या 91 की बात करते हैं कि जब हमने देखा कि गोरखाओं का जब उत्तराखंड में आक्रमण हुआ, उससे पूर्व 1223 ईसा पूर्व में ही नेपाली शासकों ने क्या करा था, कुमाऊं क्षेत्र पर यहाँ पर आक्रमण किया था। वो शासक का नाम अगर बताएं, यह काचल देव था। उनके द्वारा इस समय यहाँ पर किया गया था, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र पर यहाँ पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब देखिए, वहीं आपके बाज बहादुर चंद्र किस राजवंश का ये राजा था, शासक था, ये आपको बताना है। बाज बहादुर चंद्र, ठीक है, ये आपके चंद्र वंश का ये शासक था। अब वहीं 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि चंद्र वंश का जो अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक महेंद्र चंद्र था। ठीक है, आपको बताना, महेंद्र चंद्र को ही आपके जो ये गोरखाओं द्वारा पराजित किया गया था, जिनको आप देखोगे जो हौलबाग में जो युद्ध हुआ था, तो वहां पर इसे पराजित करके कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं ने क्या करता है, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो यही महेंद्र चंद वो व्यक्ति है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि चंद वंश का अंतिम शासक ये आपका महेंद्र चंद्र, क्योंकि इसके बाद तो
अगर मैं बात करूं गोरखाओं का शासन हो गया था, तो इसके बाद तो कोई शासन हुआ नहीं, तो इसीलिए अंतिम शासक के रूप में माना गया। अब वहीं पर देखिए कि गढ़वाल में गोरखाओं द्वारा पहली बार आक्रमण कब किया गया है। यदि आपने गोरखा शासन पढ़ा होगा तो उसमें मैंने इस संबंध में टॉपिक भी बनाया हुआ है विस्तार पूर्वक। अगर किसी व्यक्ति को इस संबंध में नोट से चाहिए होंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अवेलेबल करा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो वो बच्चे भी अगर चाहिए तो आप मुझे बता दिए, मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। देखिए गढ़वाल में जो गोरखाओं द्वारा जो पहली बार जब आक्रमण किया गया था, ये 1791 में ये आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के पीछे का जो दिमाग है ना, वो आपके हर्षदेव जोशी जो हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति था। जो जोशी बिरादरी का जो ये बहुत ज्यादा, इसे क्या कहा जाता है, इसे विभीषण की संज्ञा भी इसे दी गई है, क्योंकि यही व्यक्ति था जिसने कुमाऊं से गोरखाओं को ये प्रेरित किया गढ़वाल की तरफ आक्रमण करने के लिए। तो 1791 में गढ़वाल में इन्होंने पहली बार आक्रमण किया। और अगर हम बात करें गोरखाओं ने कुमाऊं में कब अपना जो अधिकार स्थापित करा, जब कब अपना राजपाट यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो देखिए जब ये महेंद्र चंद्र को जब इन्होंने पराजित किया था, तो उसके बाद यहाँ पर कुमाऊं में इन्होंने अपने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में रख लिया। अगर बात करें 1790 में, ठीक है, यहाँ पर अब 1790 में इन्होंने कुमाऊं में अधिकार स्थापित किया। उसके बाद जो रणनीति बनाई जोशी जी द्वारा, उन्होंने कहा कि भैया गोरखा अभी आप यहाँ से आगे को बिना वाले, इनको इन्होंने 1791 में आपके गढ़वाल में इन्होंने आक्रमण कर दिया। वहीं देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अपना अधिकार स्थापित करा, अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, कहने का ये सीधा सीधा मतलब है कि जो गोरखा थे उन्होंने अपना जो राजकाट जो गढ़वाल में कब स्थापित करा है। आपको पता है कि भैया 1790 में कुमाऊं में यहाँ पर इन्होंने अपना राज्यपाट यहाँ पर स्थापित कर, यहाँ पर शासन इत्यादि यहाँ पर इन्होंने प्रारंभ किया। और वहीं अगर हम बात करें गढ़वाल में, तो 1803 में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ठीक है, अब वहीं अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अल्मोड़ा में जो हम बात करें, यहाँ पर ध्यान में देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कई दफे क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर लग रहा होगा इजी, मगर जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हो तो दिमाग परजल हो जाता है, तो इनको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। देखिए 1912 में आपके कांग्रेस की स्थापना आपके अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, वहीं आप देखिए 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब ये उठी थी, कब हुई थी। इसे बेशक आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जिन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य संबंधित आंदोलन पढ़े होंगे तो उस बच्चे को ये निश्चित रूप में पता होगा। जिसने बेहतरीन तरीके से उत्तराखंड को विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा तो उसके लिए, बच्चे के लिए ये प्रश्न कोई भी मायने नहीं रखते होंगे, उसे बेशक ये क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य की जो प्रथम मांग उठी थी 1938 में, ये मांग उठ गई थी हमारे जब हमारा देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, उसी टाइम पर आपके उत्तराखंड पृथक राज्य की, उत्तरांचल पृथक राज्य की यहाँ पर सर्वप्रथम मांग उठी थी। किस वर्ष उठी थी? 1938 में ये उठी थी। देखिए वही 17 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण कब हुआ था। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के कारण आज जो उत्तराखंड, जो आप पहाड़ी क्षेत्र के तौर पर आप जो जिस राज्य की संकल्पना हमने सोची थी और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सोची थी, कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इस दल का जो निर्माण हुआ था 25 जुलाई 1979 को इस दल का क्या हुआ, गठन किया गया था। ठीक है, अब वही 18वें नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जो पहली बार उत्तराखंड के लिए जेल गया। ऐसा कौन सा व्यक्ति, बहुत दफे क्वेश्चन बचा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार जो व्यक्ति, अब व्यक्ति की बात करें यहाँ पर महिला भी आएगा। देखिए पहला व्यक्ति कौन था, आपके मोहन सिंह मेहता ये व्यक्ति थे जो आपके पहली दफे उत्तराखंड से ये जेल गए थे स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पर क्या आ सकता है, ये प्रश्न जब आता है तो यहाँ पर मोहन सिंह मेहता दिया जाता है, मोहन सिंह जोशी दिया जाता है, अलग अलग तरीके से देगा। आपको जो मोहन सिंह मेहता को अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब वहीं देखिए 19वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसने सौंदर्य खिताब मिस इंडिया अर्थ ये जीता था। कौन ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सौंदर्य खिताब मिस इंडिया अर्थ ये जीता था? तो वो आपके निहारिका सिंह हैं, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया था। ठीक है दोस्तों,
यहाँ से अब देखिए, मैंने कहा था ना कि भैया पहला व्यक्ति जो था स्वतंत्रता संग्राम जो गया था वो मोहन सिंह मेहता था। अब वहीं 20वें नंबर को गौर से देखिएगा कि जेल जाने वाली पहली उत्तराखंड की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये आपकी बिस्नी देवी शाह ये थी जो पहली दफ़े यहाँ से क्या गई थी, ये आपके जेल गई थी। ठीक है, वहीं आप 25वें नंबर का 21वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं। उत्तराखंड से प्रथम थल सेना अध्यक्ष जिन्होंने थल सेना का नेतृत्व किया, ये आपको बताना है, बिपिन चंद्र जोशी। ये 1993 से 1994 के मध्य में इनका क्या है, ये इस पीरियड में ये आपके थल सेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। वहीं आप देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न आप कह रहे हो कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था उत्तराखंड का जिसने ये जो एवरेस्ट है उसको फतह किया था? ये आपके हीरा चंद रावत। इन्होंने 29 मई 1965 में ये कारनामा करके दिखा दिया था। हम तो अब विशेंद्र पाल को हम सब लोग जानते होंगे, मगर जो पहली दफे जो जिस व्यक्ति ने ये कारनामा कर दिखाया वो आपके कौन है? हीरा चंद रावत हैं। इन्होंने 29 मई 1965 को ये कारनामा कर दिखाया। अब वहीं आप 23वें नंबर के प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे, ये सभी को पता होगा, जिस व्यक्ति को पता नहीं है तो वो क्या करे, चुल्लू भर पानी ले, उसमें अपने आप को डुबा ले। ये बेशक ये शब्द आपको चुभेंगे, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर आपकी जो परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, आपको निकलना है, आपके सपनों को आपने पूरा करना है, अपने पिताजी के सपने पूरे करने हैं। ठीक है, कल की डेट में आप कमाओगे, मुझे नहीं दोगे, अपने माँ बाबू को ही दोगे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, अशोक अभिंद्र देसाई, यह AK देसाई जिसे हम कहते हैं, ये आपके हैं। ठीक है, वहीं पर आप 24वें नंबर का आप प्रश्न देख पा रहे हैं। 24वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी आप गौर से देखिए। उत्तराखंड राज्य आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? उत्तराखंड राज्य, जब उत्तराखंड राज्य आयोग का गठन किया गया था तो उसमें जो प्रथम महिला अध्यक्ष को जो नामित किया गया था, जिसे चुना गया था, वो आपकी श्रीमती संतोष चौहान ये थी। इन्हें ये इस राज्य आयोग की प्रथम महिला होने का यहाँ पर गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं हम अगले प्रश्न की तरफ आपको अग्रसर करूं तो थोड़ा देखिएगा। यह कह रहा है कि 25वें नंबर का प्रश्न ये कहते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम क्या है? ये आपको बताना है। कार्तिकेय राजवंश की स्थापना की बात कर रहे हैं तो ये जो शख्सियत हैं ये बसंत देव हैं, इनके द्वारा कार्तिकेय राजवंश की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है, इनका नाम है। अब वहीं अगर हम बात करें तो आप देखिए 26वें नंबर का प्रश्न। 26वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? किस राजवंश की सत्ता बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश में यहाँ पर स्थापित हुई थी? ठीक है, ये आपको बताना। ऐसा शख्सियत कौन था जिसको ये राजवंश की जो सत्ता थी, जो बसंत देव के बाद जिस व्यक्ति विशेष को ये दी गई थी, जिसकी राजवंश की स्थापना हुई थी, खरग देव वंश के ये थे, इनको ये दी गई थी। ठीक है, ये आपको भली भांति ये ज्ञात होना चाहिए। अब वहीं अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हैं तो उसको आप देखिए। ये कह रहा है खरग देव वंश के बाद शासन किसने किया था? ये आपको बताना है। जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इस सत्ता की बागडोर किस व्यक्ति विशेष द्वारा इसे संभाला गया? ये आपको बताना है। वो व्यक्ति हैं आपके निबंबर वंश के ये थे, निबंबर वंश के ये थे। ठीक है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। वहीं अगर हम अगले श्रृंखला की ओर बढ़े तो आप देखिए 31वें नंबर का प्रश्न, वह कौन सा राजा था जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांध के रखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, इसे देखिए। ऐसा शासक की बात कर रहे हैं जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक धागे में यहाँ पर बांध के रखा, कहने का मतलब समाज को एकजुट रखा, किसी भी प्रकार का यहाँ पर भेदभाव न रहते हुए एक समान दृष्टिकोण इनके द्वारा रखा गया है। वो व्यक्ति कौन है ये आपको बताना है। देखिए, इष्ट गण ने इस चीज को करके दिखाया उत्तराखंड में, जिसे संपूर्ण रूप से एक साथ एक धागे में बांधने का कार्य करा, वो राजा आपके इष्ट गण है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको देखिए।
ये कह रहा है 32वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि कार्तिकपुर के राजा की किस भाषा में ये बात करते थे, ये आपको बताना। जो कार्तिकेयपुर के जो राजा थे वो किस भाषा में ये बात करते थे, इससे पूर्व भी क्वेश्चन आए थे कि इनकी भाषा क्या है, कार्तिकेयपुर राज की भाषा क्या है। मैंने इससे पूर्व बताया था संस्कृत भाषा में ये क्या करते थे, वार्तालाप करते थे, इसीलिए उत्तराखंड की जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो रखी गई है संस्कृत को ही रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 33वें नंबर का प्रश्न है। 33वें नंबर का प्रश्न कह रहा है चंद वंश के अंतिम शासक का नाम था क्या था। हमने बता दिया था पूर्व में, दोबारा ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये महेंद्र चंद्र ये व्यक्ति था जिसका माना जाता है क्या, अंतिम शासक के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। 34वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये 34वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य की नाकटी रानी के नाम से किस महिला को जाना जाता है। ऐसी कौन सी महिला थी जिसकी नाकटी रानी के रूप में जिसे जाना जाता है, वो और कोई नहीं, वो आपकी रानी कर्णावती ये थी। ठीक है, इन्होंने युद्ध में बहुत ऐसे सैनिकों के, अपने दुश्मनों की यहाँ पर नाक काट दी थी, तो इसीलिए इनको नाकटी रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर होते हैं। यहाँ पर देखिए 35वें नंबर का प्रश्न। 35वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसे वृक्ष मानव की संज्ञा जो दी गई है वो व्यक्ति कौन है। वो आपके विशेम्बर दत्त सकलानी जी हैं। विशेम्बर दत्त सकलानी को क्या कहा जाता है, वृक्ष मानव ये कहा जाता है। ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 36वें नंबर का प्रश्न। 36वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आप इसे देखिए। ये कह रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे गढ़वाली चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है, वो कौन सा व्यक्ति है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जब 13वीं शताब्दी के मध्य में जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी, जब पहाड़ी शैली और अगर हम बात करें राजस्थानी शैली, और वहीं आपके कांगड़ा और बूदी और गुलेर और ये मंडी शैली तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों में फैल रही थी, पहाड़ी शैली, पहाड़ों पर पनपी शैली को ही हम पहाड़ी शैली के नाम से जाना जाता है, जिसे दूसरा इसका नाम अगर हम बात करें कलम शैली भी इसे कहा जाता है। तो धीरे धीरे करके ये अलग अलग राज्यों की तरफ भी अग्रसर है। वहीं गढ़वाल शैली के रूप में भी एक बहुत बेहतरीन चैप्टर दिया हुआ है जिसमें गढ़वाल चित्र शैली का जिक्र किया गया है। तो इसके जन्मदाता के रूप में जिस व्यक्ति विशेष को जाना जाता है वो आपके मौला राम जी को जाना जाता है। ठीक है, गढ़वाल के मुख्य चित्रकार के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं 37वें नंबर का प्रश्न। 37वें नंबर का प्रश्न क्या है उसको भी हम देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसे उत्तराखंड का लोक रत्न कहा जाता है। कौन है लोक रत्न जिसे कहा जाता है, बहुत ध्यान से इसे नोट करिए। गौरी दत्त पांडे वो है जिन्हें लोक रत्न की संज्ञा यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये चैनल में जो प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग समझ रख रहे हैं, तो आपकी परीक्षा के मद्देनजर अगर सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। दोस्तों आपसे मैं इतना कहूँगा, जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीन इस सोच के साथ की गई जो तैयारी है एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से क्या कर लोगे, पास कर लोगे। दृढ़ संकल्प आप जिस दिन हो जाओगे ये कारनामा आप कर दोगे। ठीक है, अब 38वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। ये जो श्रृंखला लाया हूं ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। आता है अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। तो गढ़ केसरी के नाम से जो जाना जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। अब वहीं 39वें नंबर का प्रश्न आप देखो कि उस व्यक्ति का नाम बताए जिसे उत्तराखंड का आजाद कहा जाता है। ये मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चों को ये प्रश्न का आंसर आता होगा कि उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे उत्तराखंड का आजाद कहा जाता है। आजाद श्रीधर की मोठी ये व्यक्ति हैं, इनको कहा जाता है उत्तराखंड का क्या, आपका ये आजाद की संख्या इन्हें दी हुई है। अब वहीं 40वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। 40वें नंबर का प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। तो ये क्या कह रहा है, उस महिला का नाम बताए जिसे टिचरी माई या
ठुगली देवी के नाम से जाना जाता है, कभी टीचरी माई के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी ठुगली देवी के नाम से जाना जाता है। तो इनका नाम आपको बताना है, इनका वास्तविक नाम क्या है। दीपा देवी ये नाम है, इसके नाम से जाना जाता है। देखिए दीपा देवी को किस नाम, उत्तराखंड में दीपा देवी को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना टीचरी माई और या तो ठुगली देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 41वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि एशियाई खेलों में उत्तराखंड से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे। देखिए एशियाई खेलों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें पद्म बहादुर मल थे। ठीक है, इनके द्वारा 1962 में ये स्वर्ण पदक जीता था, लाइट वेट ग्रुप में ये थे और इन्होंने स्वर्ण पदक ये जीता था एशियन खेलों में। ठीक है, अब वहीं पर 42वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 42वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड के पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है जो एशियाई खेलों में रहे। ये देखिए ये जो हैं हीरा सिंह हैं, इन्होंने 1958 में ये किया। देखिए यहाँ पर एशियाई खेलों में कह रहे हैं जो पदक प्राप्त, यहाँ पर स्वर्ण पदक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जो जीता था वो बहादुर मल द्वारा जीता गया था। और यहाँ पर ये कह रहे हैं उत्तराखंड में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो एशियाई खेलों में ये रहे। देखिए इन्होंने जो जीता था 1962 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब यहाँ पर सिर्फ जो पदक जीता था वो आपके हीरा सिंह ने जीता था। 1958 में ये जीता था। मिड डेल वेट ग्रुप में ये रजत पदक इन्होंने ये जीता था, सिल्वर मेडल इनके द्वारा यहाँ पर जीता गया। अब वहीं पर 43वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता उत्तराखंड से कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रथम दफे इस सम्मान से सम्मानित किया है। कौन सा सम्मान, ये आपके प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये व्यक्ति रिस्कन ब्रांड है। 1992 में ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, पहले ऐसे साहित्य पुरस्कार प्राप्त ये हैं। ठीक है, अकादमी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं। वहीं पर 44वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करता उत्तराखंड राज्य से कौन से व्यक्ति हैं। तो पहली दफे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था सुमितानंद पंत जी को ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये 1968 में ये प्राप्त हुआ था। चिदम्बरा के लिए इनको ये दिया गया था, इनकी जो रचनाएं हैं चिदम्बरा के लिए इनको ये दिया गया था। मूलतः ये सुमितानंद जो पंत जी हैं उत्तराखंड के हैं, आपके अल्मोड़ा जनपद के ये रहने वाले कौसानी। अब कौसानी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो सुमितानंद पंत जी आपके बागेश्वर के कौसानी में स्थान में ये रहने वाली थी, यहाँ से इनका ये संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं 45वें नंबर का प्रश्न कि उत्तराखंड से वह व्यक्ति कौन है जिसे पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला व्यक्ति की बात करें, वह व्यक्ति कौन था जिसे पद्मश्री दिया गया था। ये छत्रपति जोशी ये थे, वायरलेस विशेषज्ञ के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इन्हें पहली दफे यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। छत्रपति जोशी, छत्रपति जोशी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 40वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये श्रृंखला बहुत लंबी होने जा रही, मैराथन क्लासेस ये है आज। देखिए 40वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, ये क्या कह रहा है आप देख पा रहे हो। उत्तराखंड से वह व्यक्ति कौन है जिसे प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन है आपको ये पता है। कमेंदुमती शाह ये हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये 1958 में ये वाला पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ये समाज सेवा के रूप में, समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। वहीं अब 47वें नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तराखंड से वह व्यक्ति का नाम बताया जिसे प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। देखिए है आपको ये बताना, पद्म भूषण पुरस्कार से कमलेंदुमती को दिया गया है और पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया पहली दफे उत्तराखंड में वो डॉक्टर घनानंद पांडे को दिया गया है 1969 को, और ये विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया गया। देखिए अब वहीं 48वें नंबर का प्रश्न देखिए, पहला
रेमन मैगसेन पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड का वह व्यक्ति का नाम बताया जो प्रथम व्यक्ति किसे मिला था। ये जो मिला था आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी को ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं 39वें नंबर का प्रश्न देखिए, पहला गांधी कम्युनिस्ट अवार्ड प्राप्त करता उत्तराखंड वासी का नाम बताइए। कौन सा वो व्यक्ति है कम्युनिस्ट गांधी कम्युनिस्ट अवार्ड जो दिया गया था, ये स्वामी राम जी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 50वें नंबर का प्रश्न। 50वें नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड से प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली महिला का नाम बताइए। वृक्ष मित्र पुरस्कार जिससे सम्मानित की जाने वाली महिला का नाम आप सभी को पता होगा। चिपको वुमन के रूप में जो जाना जाता है गौरा देवी को ये जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जिस प्रकार से वृक्षों की कटान को रोकने में अपना असहयोग योगदान दिया, अगर अस्मरणीय योगदान भी कह सकते हो, तो ये वर्ल्ड वाइड इन्हें हर कोई जानता है। ठीक है, इनके समय में जो मूवमेंट चल रहा था वो वृक्षों की जो अत्यधिक रूप में जो कटान चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपनी महत्वपूर्ण अंतिम समय में जो इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी वो बहुत ही गौरवान्वित करने वाली है। ठीक है, पहले दफे इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार से यही सम्मानित हैं। ठीक है, वहीं पर 50वें नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता का नाम कौन है, वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक चक्र मिला था। ये भवानी दत्त जोशी हैं जिन्हें प्रथम दफे उत्तराखंड से अशोक चक्र इन्हें प्राप्त है। वहीं 52वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में कौन जाना जाता है, उनका नाम क्या है। देखिए, जयानंद भारती को जाना जाता है। ठीक है, 53 नंबर का प्रश्न, पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। देखिए, उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार राज्य की जो सुगबुगाहट हो रही थी उसको एक साक्षात रूप देने के लिए जो कौशिक समिति का जो गठन करने वाले जो मुख्यमंत्री जो थे मुलायम सिंह यादव, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब वहीं आप 54वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण का उद्देश्य क्या था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे क्या आन पड़ी थी कि उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर गठन करना पड़ा। उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी आंदोलन करने पड़े, या कहें बहुत से लोग वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसके पीछे का जो उद्देश्य है, एक तो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और यहाँ की जलवायु बहुत ही जटिल हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो जीवन की जो संभावनाएं हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कम होती हैं, और अगर बात करें तो यहाँ पर जीवन एकदम कठिन होता है। तो इसलिए ये क्षेत्र कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का भी शिकार हुआ था। इस क्षेत्र में गरीबी भी ज्यादा थी, यहाँ पर असुविधाओं का प्रभाव अत्यधिक है। आज अगर हम बात करें, आज हमारे राज्य को 22 साल से भी 23-24 साल से भी ऊपर होने को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी उसी दंश के साथ हम जी रहे हैं। हमने जिस कल्पना के रूप में हमने उत्तराखंड राज्य को एक सोचा था कि उत्तराखंड राज्य इस प्रकार से गठन होगा, इस प्रकार से इसकी खूबसूरती रहेगी, यहाँ पर इतना रोजगार होगा, मगर यहाँ पर जो रोजगार हुआ यहाँ पर सिर्फ जो राजनेताओं का ही यहाँ पर हुआ। और अगर धरातल पर देखोगे तो उत्तराखंड जिस प्रकार से नाम है, उत्तराखंड के खंड खंड आज देखने को मिल रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है, आप लोगों को भी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिन पर दिन जिस प्रकार से आपके पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम चीजों का दंश आप लोग झेल रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस का निर्माण जो करने का क्षेत्र था कि क्षेत्र के लोग गरीब थे, पिछड़ेपन का था, यहाँ पर असुविधा होता है, पूर्वासान, ये तमाम चीजें थी। ठीक है, अब 55वें नंबर का प्रश्न देखिए, किस वर्ष रानीखेत नगर की स्थापना यहाँ पर हुई थी। रानीखेत नगर की स्थापना जो हुई थी 1869 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब वहां पर 56वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, इंद्रमणि बधोनी के नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है। इनका अगर बात करें तो इनके उपनाम, इंद्रमणि बधोनी जी का उपनाम क्या है, कभी क्वेश्चन है। इनको उत्तराखंड गांधी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करे, इंद्रमणि बधोनी के नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, आगे पीछे कर दिया, तो कोई नहीं, आप इसे ध्यान में रखिए। जो उत्तराखंड के गांधी के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, इंद्रमणि बधोनी को ये जाना जाता है। ठीक है, 57वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि उत्तराखंड व भारत के प्रथम सैन्य सम्मान
या परमवीर चक्र जो है तो उस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? देखिए, भारत का और साथ ही उत्तराखंड के पहला ऐसा व्यक्ति जिसे प्रथम जो शौर्य सम्मान जो दिया गया है, परमवीर चक्र, जो सेना का सबसे बड़ा यह पुरस्कार माना जाता है, तो इस पुरस्कार को भारत में ही नहीं अपितु उत्तराखंड का भी ये पहला व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्होंका अदम्य साहस का जो परिचय इन्होंने युद्ध में दिया, इसी जो युद्ध में इन्हें भी वीर गति प्राप्त हुई थी, इनके असहयोग जो पराक्रम को देखते हुए, मध्य नजर रखते हुए इन्हें मरणोपरांत ये परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, 58वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, उत्तराखंड से प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति कौन है? आप सभी को पता होगा, ये गोविंद बल्लभ पंत जी। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के ये रहने वाले हैं। अल्मोड़ा जनपद के हौलबाग से, यहाँ पर खूंट नामक ग्राम है, वहां से इनका यहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं किस वर्ष रानीखेत को यहाँ पर नगर की स्थापना इस नगर की हुई थी? 1869 में इसकी हुई थी। 2 बार क्वेश्चन मैंने लिख दिया, कोई नहीं, एक ये है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, 60वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तराखंड से कॉमनवेल्थ एंड सेल्फ खेलों में जो सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ये आपको बताना है। इस पर से तौर पर क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से भी घुमाता हूँ, उसको समझिएगा कि उत्तराखंड से सर्वाधिक पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में और सेल्फ खेलों में भी जिस व्यक्ति ने ये पदक जीते हैं वो आपके जसपाल राणा जी हैं, जिन्हें सर्वाधिक यहाँ पर पदक जीते हैं। अब वहीं बात करते हैं 61वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि टिहरी रियासत की राजधानी को नरेंद्र नगर टिहरी से हटाकर कब लाई गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, 1924 को ये हस्तांतरण ये किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 62वें नंबर का प्रश्न, कुमाऊं पर गोरखाओं ने कब अपना अधिकार कर लिया था? आप सभी को पता है, 1790 में यहाँ पर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। वहीं पर गढ़वाल पर अधिकार जो किया गया था 1930 में। और साथ ही 64वें नंबर का प्रश्न आप देखें, किस वर्ष उत्तराखंड की स्थापना एक अलग राज्य के रूप में हुई थी? 9 नवंबर 2000 को, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब वहीं पर देखिए, हिंदी के अलावा जो उत्तराखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जो इसे जाना जाता है वो संस्कृत को ये जाना जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि भैया, जबकि हमारे उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे गढ़वाल या कुमाऊनी है, इनमें तो रखना चाहिए था ना, या तो पहली भाषा को रखनी चाहिए थी या दूसरे आधिकारिक भाषा के तौर पर इसे रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 मंडल होने के कारण उत्तराखंड में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ गढ़वाली, एक तरफ कुमाऊनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए नहीं रखा गया कि दोनों मंडलों में एक प्रकार से युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होना हो जाए कि मेरी भाषा को महत्व दिया गया, दूसरी भाषा को नहीं दिया गया। तो इसका जो दूसरा वैकल्पिक विषय के रूप में अगर मैं बात करूं, जो आधिकारिक भाषा आपकी संस्कृति, आपने कहा कि अगर आपने राजवंश पढ़ा है तो राजवंश के तौर पर मैंने भी कहा कि भैया जो आपके कतुरी राजवंश का या कहें जो तमाम थी, तो वहां पर भी संस्कृति भाषा का ये प्रयोग किया करते थे। तो इसीलिए उत्तराखंड की जो द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृति को यह स्थान दिया गया। 66वें नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में क्षेत्रवार सबसे बड़ा जिला ये कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, ये उत्तरकाशी है। याद रखिएगा, ये यहाँ से अब महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। देखिए, जो क्वेश्चनों की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए, वहीं उत्तराखंड में जो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है आपका उधम सिंह नगर है। यहाँ पर साक्षरता बहुत कम है। ठीक है, जनसंख्या के क्षेत्र में भी अगर ये थोड़ा अव्वल है आज, ये न्यूनतम साक्षरता वाला है। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर पुरुषों सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर 94.97% यहाँ पर क्या है, पुरुषों की ऐसी आबादी है जो साक्षर है। वहीं पर 69 नंबर का प्रश्न देखिए, सर्वाधिक महिला जो साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो आपकी राजधानी देहरादून है। देहरादून में 79.61% यहाँ पर क्या है, आपके महिलाएं यहाँ पर साक्षर हैं। और यहाँ पर अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का आंकड़ा बहुत है। ठीक है, यहाँ पर आपके 6% पुरुष ही जो 100 रहने में बच गया। तो कहीं ना कहीं ये 2011 की जनगणना के आधार पर ये आंकड़े हैं। रुद्रप्रयाग 94.97%, वहीं पर जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 79.61% आपके है। ठीक है, देहरादून जिला है। वहीं अगर 71वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है उत्तराखंड में न्यूनतम
न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी 41% के क्षेत्र के अंदर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में आता है। वहीं पर 72 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वहाँ आपका जो हरिद्वार है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करूँ तो 870 क्या है जनसंख्या घनत्व है। वहीं 73 नंबर का प्रश्न बात करूं, उत्तराखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो हरिद्वार है। यहाँ पर लिंगानुपात 1000 महिलाओं पर पुरुषों की अगर संख्या बताऊं तो यहाँ पर 879 यहाँ पर क्या है पुरुष हैं, ठीक है। महिलाएं हैं इतनी, पुरुष की, ठीक है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। वहीं बात करें 74 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता जिला कौन सा है? देखिए, पुरुषों में जो साक्षरता जो सर्वाधिक जो है रुद्रप्रयाग, ये आपके रुद्रप्रयाग है सर्वाधिक रूप में। अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो आपका हरिद्वार है। हरिद्वार का परसेंटेज आप देखोगे तो 82.36% यहाँ पर क्या है पुरुष साक्षरता हैं। और न्यूनतम है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ पर सर्वाधिक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जिस प्रकार से हरिद्वार थोड़ा सा यूपी का क्षेत्र भी आ जाता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर एक धार्मिक स्थल होने के कारण भी कहीं ना कहीं लोगों का स्वयं का यहाँ पर रोजगार है। तो इस क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो कहीं इसी वजह से भी लोगों का पढ़ाई में उतना ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी ये जनपद आपका 82% के रूप में यहाँ पर अपने आप को स्टैंड करता है, ठीक है। वहीं 75 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि उत्तराखंड में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये टिहरी गढ़वाल है। यहाँ पर 71.77% यहाँ पर क्या है महिलाओं की साक्षरता है। वहीं पर 76 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, उत्तराखंड की सर्वाधिक साक्षरता जिला, जहाँ पर सर्वाधिक रूप में जिस जिले में सर्वाधिक रूप से लोग पढ़े लिखे हैं वो जिला कौन सा है, वो अगर पूछा जाता है तो वो आपका देहरादून है। यहाँ पर 85.24% यहाँ पर लोग यहाँ पर क्या है शिक्षित है। मिनिएचर बल्ब फैक्ट्री कहाँ पर है ये आपको बताना है। ये जो फैक्ट्री है आपके देहरादून में स्थापित है, ठीक है। वहीं पर 78 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे आप, उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ ये पाई जाती है? आपको अगर फ्लावर वैली फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक। वहीं पर आप 79 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है उस मंदिर का क्या नाम है? तुंगनाथ है। ये देवप्रयाग के अंतर्गत आता है। आपको तुंगनाथ के बारे में बताऊं, इसे विश्व धरोहर, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए, हाल फिलहाल में ही इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। अब वहीं पर देखिए 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है, उत्तराखंड में किस वर्ष पौधरोपण नीति ये लागू की गई थी? ये जून 2006 को ये पौधरोपण नीति यहाँ पर लागू की गई थी। और 81 नंबर का जो प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? कभी क्वेश्चन, हिरणावती है इनका दूसरा नाम, किसका? अलकनंदा का दूसरा। अब कभी क्वेश्चन बनता है हिरणावती का जो नाम क्या है, वर्तमान नाम पूछा जाता है तो आपको बताना चाहिए ये अलकनंदा के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास के रूप में, ठीक है। वहीं पर आप 82 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में चाणक्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ये जो है आपके पिथौरागढ़ में है। और 83 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि देहरादून में 1954 में विनोबा ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसने की थी? ये सत्य नारायण शर्मा जी द्वारा विनोबा ये ग्रामो उद्योग संघ की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और वहीं पर ही आप देख पा रहे होंगे कि 84 नंबर का प्रश्न है, गांधी आश्रम की स्थापना उत्तराखंड में किस वर्ष ये की गई थी? गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में ये की गई थी। कहाँ पर? चनौदा ये में की गई थी। और 85 नंबर का प्रश्न है, इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी में हुआ है? ये आपको बताना है। ये टोंस नदी में इस बांध को निर्मित किया गया है, ठीक है। अब वहीं देखो उत्तराखंड में जो गांधी आश्रम की जो स्थापना का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था, किसके द्वारा ये प्रयास किया गया था? ये शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा ये किया गया था, ठीक है। वहीं पर 87 नंबर का प्रश्न देखो पा रहे हो गया, अब उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी थी जिसने उत्तराखंड को सर्वाधिक रूप में क्षतिग्रस्त किया? तो ये भूस्खलन और बाढ़ क्या होता है उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा दुखद है, जहाँ पर सारे राज्य को इससे मार
झेलनी पड़ती है। और वहीं पर ये 88 नंबर का प्रश्न आप सभी को पता होगा कि अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है, किस जगह पर स्थित है, कौन सी जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में ये है। ठीक है, वहीं हम अंतिम श्रृंखलाओं की तरफ बढ़ रहे हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर देखिए घारा नदी, ये घारा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चुंगू हिमनद है। चुंगू हिमनद से क्या होता है? घारा नदी का ये उदय होता है, उद्गम होता है। सॉरी। 90 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? आपको पता है उत्तराखंड में मसूरी को कहा जाता है। अब देखो 91 नंबर का प्रश्न, कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, किस जनपद में? ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, वहीं चिपको आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में कौन जानता है? ये सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, 93 नंबर का प्रश्न है, देखिए उत्तराखंड में ऋषिकेश किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है? ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर आप देखोगे 23 मई 1930 को तिल्हाड़ी कांड हुआ था। ये कहाँ पर ये कांड हुआ था? ये जो कांड हुआ था आपके टिहरी में ये हुआ था। ठीक है, 95 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कुमाऊं साहित्य के पहले कवि किसे माना जाता है? ये गुमानी पंत जी को माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम श्रृंखला की तरफ। देखिए 96 नंबर का प्रश्न, केदार खंड तथा मानस खंड का वर्णन किस पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में ये इन दोनों का जिक्र होता है। 97 नंबर का प्रश्न, किस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हेमवती नंदन विश्वविद्यालय को दिया गया। ठीक है, अब प्लेठी का जो सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ है? हिंडोला खाल, ये आपका जो आता है ये टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत ये आता है। दोस्तों ये जो श्रृंखला थी अत्यंत महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के मद्देनजर। यदि आपको ये श्रृंखला परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय